हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं अपने इस चैनल पर आने वाली वीडियो में एमपीपीएससी के जो पिछले वर्षों में जो पेपर कराए गए हैं, मैं उनका सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं। इसी क्रम में अभी 28 दिसंबर को एमपीपीएससी द्वारा आरटीओ एसआई का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। तो उस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें एमपी, करंट अफेयर्स एवं साइंस एंड टेक से जुड़े हुए 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर आगे आने वाली हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें पेपर का जो सेट बी लिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन किया गया था। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का कुल प्रवाह कितना, कुल अपवाह क्षेत्र कितना है। तो ऑप्शन ए 65,145 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट की, तो ताप्ती नदी बैतूल ज़िले के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। ठीक है। और हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं यदि उनकी दिशाएं कैसी होती है। जो हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं और दक्षिण पश्चिम में जाती हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि जो जब हमारा मानसून आता है, मानसून में नमी होती है, तो वो दक्षिण पश्चिम से आता है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, सूखी मानसून है, क्योंकि वो अपना जल पहले से ही बरसा कर आ रही हैं, तो सूखी पवनें कहलाएंगी। तो इसके लिए ऑप्शन ए आंसर होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं और बात करते हैं। इसमें एक डेटा दिया गया है कि मध्य प्रदेश में जो फसलें हैं उनका उत्पादन में वृद्धि या कमी जो दर्शाई गई है, वो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन इसका आंसर बी है। जैसे मक्का का 1.76%, धान का 5.84%, गेहूं का 6.04% और सोयाबीन का 4.41%। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे हम। इसमें बताया गया है कि जनवरी 2020 की स्थिति में सतपुड़ा का जो ताप विद्युत केंद्र में कुल स्थापित क्षमता कितनी थी। तो लगभग 1300 के आसपास थी। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी माना जा रहा है अधिकतम। तो इसको 1250 से लेके 1300 तक। अगले क्वेश्चन पर हम जाएंगे कि मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति किन 3 जिलों में निवास करती है। हम बेगा चक के बारे में पढ़ते हैं, तो मुख्य रूप से बालाघाट और मंडला की सीमा पर पाया जाने वाला क्षेत्र है। तो इसमें हम सबसे पहले मंडला को खोजते हैं। तो मंडला खोज लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मंडला और बालाघाट का संयुक्त क्षेत्र होते हैं, तो मंडला भी मिल गया, बालाघाट मिल गया। अगर अन्य क्षेत्र, अन्य ऑप्शनों में अगर हमें बालाघाट देखने को मिलता तो हम उसको लगाते। इसलिए हमारा सबसे सूटेबल आंसर होगा ऑप्शन बी, मंडला, शहडोल एवं बालाघाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोंड। और मध्य प्रदेश की पहली जनजाति कौन सी है, भील है, प्रथम सबसे बड़ी जनजाति। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन थोड़ा सा पलट जाता, उसमें कहते मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो उसका आंसर होता गोंड। जबकि गौंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। एवं कोरकू जनजाति द्वारा अन्य नृत्य भी किए जाते हैं, जो आगामी हम जब कोई टॉपिक लेंगे जनजातियों से जुड़ा हुआ, जो प्रीलिम्स में जनजातियों की विरासत लोक कलाएँ हैं, यूनिट 10, उसका डिस्कशन करेंगे। तो उसमें मैं आपको डिटेल में जनजातियों के बारे में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बताया गया है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का संबंध किससे है। इसमें ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन सी, जनजातीय समग्र विकास से। ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शन 10 के ऊपर चलेंगे। गायन
किस जनजाति में होता है? इसका मुख्य रूप से आंसर कोल निकल के आ रहा है, और जहाँ तक लगता है पीएससी बदल भी सकती है, लेकिन इसका आंसर कोल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड केंद्रीय डिवाइस जिसे स्विच या हब से जुड़े होते हैं। देखो, जो और भी डिवाइस होती हैं उसमें हम चीज़ें लाइन से जुड़ी रहती हैं, बस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें रिंग में, तो रिंग में सभी अपने ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। और मैच में बहुत ही हौच पौच करके चीज़ें जुड़ी रहती हैं। लेकिन अगर हम स्टार की बात करें तो इसमें हब के रूप में चीज़ें नोड से चीज़ें जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार टोपोलॉजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन मात्र ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाता है? ठीक है, हम ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एम पी एम जी आई एफ। बी एम पी और जी आई एफ में केवल ग्राफिक्स दिखाई देते हैं, जबकि और ऑप्शन में ऑप्शन सी में टेक्स्ट दिया हुआ है तो इसमें टेक्स्ट आ जाएगा, उसमें ऊपर डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें भी टेक्स्ट रहते हैं, ऑप्शन बी में भी टेक्स्ट है तो उसमें भी टेक्स्ट आ जाएगा। इसके लिए हमका सबसे सूटेबल आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचना एवं डेटा विश्लेषण टूल प्रदान करती हैं? इसका सबसे सटीक आंसर है पांडा। हमें पांडा ही देखने को मिलता है। ये जो रहते हैं ये किसी अन्य चीज़ से जुड़े रहते हैं, लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचनाओं के लिए पांडा का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 14 के बारे में डिस्कस करते हैं हम। जब सीपीयू में कंप्यूटर की मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें ऑप्शन में रजिस्टर होता तो वो रहता, लेकिन रजिस्टर के बाद जो आती है वो कैश मेमोरी आती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैश, ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें ये बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग में एक क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है? मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन सबसे समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल, व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना। हम देखते हैं कि अगर हम यूट्यूब वगैरह पर कोई भी वीडियो या हम इंस्टाग्राम पर कोई भी वीडियो देख लेते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं, वही क्लासिफिकेशन होता है। कोई राजनीति, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, खेल से जुड़े हुए, किसी व्यवसाय से जुड़े हुए, अन्य जो चीज़ें इससे मेल नहीं खाती हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बताया गया आविर संवत, ये मध्य प्रदेश में जो मुख्य वंश होते हैं उनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश के से इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इसका सटीक आंसर है ईश्वर सेन, ऑप्शन बी, ईश्वर सेन। अगले क्वेश्चन 17 की बात करते हैं हम, ठीक है। इसमें है पाणिनि की अष्टाध्यायी को निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुधजीवी के रूप में किया गया है? जो आयुधजीवी, आयुध का अर्थ होता है युद्ध से जुड़ा हुआ, और जीवी का अर्थ होता है युद्ध में जिसका विजेता टाइप से, तो इसका आंसर है मालवा का जो वंश था तो उसको आयुधजीवी वंश के रूप आयुधजीवी के रूप में जाना जाता था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है और मेनली कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा ही जाता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जजाक भुक्ति। इसीलिए जब वहाँ पे बुंदेलखंड में वंश की स्थापना होती है, जजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तावर सिंह किस रियासत से जुड़े हुए थे? ये मुख्य रूप से अमरेजा, जो कि धार में स्थित थी, उससे जुड़े हुए थे। इसका ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। अमरेजा की क्रांतिकारी में राजा बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था, जो कि मुख्य रूप से धार से जुड़ा हुआ था। अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बताया गया है कि हमारे राज्य में भारतीय संघ में भोपाल रियासत का विलय पूर्ण रूप से कब कर लिया गया था? तो इसका ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जून 1949। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा
हमारी रियासतों का एकीकरण में सम्मिलित करने के लिए पुरस्कार और चिड़ी की नीति को अपनाया गया था। उसी के तहत 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें यह बताया गया है कि जो सबसे कमज़ोर जनजातीय समूह में से पीएम जनमन योजना जो प्रारंभ की गई थी, उसमें किस समूह निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि देश में पीवीटीजी से जुड़े हुए 75 पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, जिसमें से मध्य प्रदेश में 3 ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें बेगा, भारिया, सहरिया, जो मुख्य रूप से सबसे पिछड़ी हुई जनजातियों के रूप में देखी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरकू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि एमएसएमई विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र अनुसूचित किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 194। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही पेपरों में पूछा गया है, प्रीवियस एमपीपीएससी के क्वेश्चनों में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा खंडवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए मध्य प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली है? ये पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। तो जहाँ तक मुझे देखने को मिला है तो परफॉर्मर राज्य के रूप में ऑप्शन बी का आंसर सही माना जा रहा है, और इसका मिलान जब आयोग की आंसर की आएगी तो उससे हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन 25 के बारे में बात करते हैं। जो बहु गरीबी सूचकांक एमपीआई मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके अंदर 3 मुख्य आयाम होते हैं। इसके सब पार्ट में 10 से 11 इंडिकेटर्स होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति मिशन सैद्धांतिक मंजूरी कब प्रदान की? अभी पिछले 14 दिसंबर को एमपीपीएससी द्वारा एफएसओ का एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि देवी अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर था 31 मई 1725 को। तो अगर मई में ही याद होता ना हमें, तो उसके अनुसार हम इसका आंसर लगा देते। अगले क्वेश्चन के बारे में करेंगे 27 नंबर के कि मध्य प्रदेश के बुधेंद्र कुमार जैन का संबंध किस क्षेत्र से है, जिन्हें 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो इनका संबंध दवा के क्षेत्र से है, क्या मेडिसिन के क्षेत्र से इनका संबंध है। हमें याद होना चाहिए कि हमें 2025 में 139 पद्म पुरस्कार मिले थे, जिसके अंतर्गत हमें 7 विभूषण दिए गए थे, उसके बाद में अन्य पुरस्कार दिए गए। तो एक हमें एक मोटा माटी याद होना चाहिए कि कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, तो 139, जिसमें से 7 पद्म विभूषण दिए गए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन काल में तपस्या और शांति स्थल ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का स्थान है। हम लोगों ने सती अनुसुईया की कहानी सुनी होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बालकों के रूप में परिवर्तित कर दिया था और वो अपने आश्रम में रखा था। तो यह स्थान चित्रकूट में स्थित है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश में कब किया गया था? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ऑप्शन बी की इसका राइट आंसर होगा। ये 24 और 25 फरवरी 2025 में। अब हमें कुछ चीज़ों को सटीकता से पढ़ना होगा कि एमपीपीएससी सेम सेम डेट रख देता है, जो बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन का कारण बनती हैं। जैसे कि आप देखिए ऑप्शन ए और बी में केवल जनवरी और फरवरी का अंतर है, ऑप्शन सी और डी में मई और अप्रैल का अंतर है। तो इसलिए हमें थोड़ी सटीकता से पढ़ना होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं हम। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के संबंध किस विभाग से है? अब ये मत समझ लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कृषक से जुड़ा हुआ है तो किसान कल्याण विभाग होगा, नहीं, ये ऊर्जा विभाग से है। तो कृषक मित्र जो सोलर पंप से जुड़ी हुई योजना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन पहले आया हुआ था कि भावांतर भुगतान योजना का संबंध
किस विभाग से है, तो वो भी लोग कृषक लगा रहे थे, लेकिन उसका संबंध राजस्व विभाग से हुआ करता था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा विभाग। अगले क्वेश्चन के बारे में 31 के बारे में कि दतिया राज्य की स्थापना किसने की थी। यह मुख्य रूप से ओरछा में जो बुंदेला राजवंश था उनकी कुछ शाखाएं थीं, और उनसे अलग होकर उन्हीं के शासकों द्वारा दतिया राजवंश की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, भगवान राव द्वारा। अगले क्वेश्चन के बारे में करेंगे चर्चा हम। 32, रथौना आंदोलन मध्य प्रदेश में किस जिले से संबंधित। देखिए एमपीपीएससी में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सागर में किस आंदोलन का, अभी एफएसओ के एग्जाम में, कि सागर में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो उसमें क्वेश्चन था रथौना आंदोलन, उसका आंसर ये था। इसमें वही उलट के पूछ लिया कि रथौना आंदोलन का आयोजन कहाँ किया गया था और किससे संबंधित था, मुख्य रूप से किससे कौन जुड़ा था, कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी इससे जुड़े हुए थे, और ये मुख्य रूप से कसाई खाना आंदोलन के संबंध में हमें याद रहता है। तो रथौना आंदोलन का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, सागर। अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा की हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इसका जो कि आंसर इसमें गलत लगा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ये जो रघुराज जी थे ना, ये 1857 के समय पे, हम क्वेंट्री का वगैरह जो पढ़ते हैं, जो रणमत सिंह थे उनकी सहायता की थी इनके द्वारा। तो इसका जो कि अधिकतम आंसर है गुलाब सिंह, कि इसके द्वारा इन्हें आधुनिक बघेल रियासत का जनक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब सिंह। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस पीडीएफ से नोट कर लीजिए, गुलाब सिंह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैंने बहुत ढूंढा और मैंने पढ़ा भी है, लेकिन मुझे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का कोई आंसर नहीं मिला। तो जहाँ तक ये देखने को मिलेगा कि तो पीएससी इसे डिलीट कर देगी, क्योंकि कोई भी इसमें से सुमेलित नहीं पाया जा रहा था कि जिसने खाद्य नायक की हत्या की हो। मुझे तो पढ़ने में नहीं मिला है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन 35 के बारे में पढ़ेंगे हम। गौड़ शासक हृदय साथे, उनके द्वारा हृदय कौतक और हृदय प्रकाश दो विधाओं की रचना की गई थी, जो मुख्य रूप से संगीत से जुड़ी हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, संगीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश की प्रारंभिक विधानसभा की जो क्रम थे, उनमें से कौन सा क्रम सुमेलित नहीं था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है कि वह 57 से लेकर 62 तक आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बीच में कुछ परिवर्तन देखे गए थे, जैसे कि हमारी सेंट्रल की राजनीति में भी परिवर्तन देखे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 के बारे में चर्चा करेंगे हम कि जो हमारी मुख्य सचिव थी, द्वितीय मुख्य सचिव थी बीरा राणा जी, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहीं श्रीमती बीरा राणा राज्य की कौन सी महिला मुख्य सचिव थी और उनका कार्यकाल में कितनी वृद्धि की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा कि वो मध्य प्रदेश की द्वितीय महिला सचिव थी और उनका कार्य में 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पेशा अधिनियम को जो उपस्थिति में अधिसूचित किया गया, तो वहाँ पर कौन कौन उपस्थित था। तो ये देखिए, अगर राष्ट्रपति आया है तो एक नॉर्मली हमारा इतना हमें पता होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति आया है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को तो पहुंचना ही है। अगर राज्यपाल होते तो हम चीज़ों को स्किप कर सकते थे, लेकिन अगर राष्ट्रपति आया हुआ है तो हम वहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की उपस्थिति देखी जाएगी। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन 39 के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ नियुक्ति का प्रावधान है, आयोग के बारे में चर्चा नहीं की गई है। आयोग के बारे में चर्चा 338 खा के अंतर्गत की गई है। ठीक है,
उसके बाद में जनवरी 1953 में काका केलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। दोनों ही क्वेश्चन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए बी, एक और दो दोनों सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत में कब लागू हुआ और इसका प्रकाशन राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? ध्यान रखिए, इसे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम छाता विधान के रूप में भी जानते हैं। इससे पहले चाहे जल संरक्षण अधिनियम हो, वायु संरक्षण अधिनियम 1980 हो, वो सभी इसी के अंतर्गत आ गए थे। इसलिए 19 नवंबर 1986 को हमारे द्वारा इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1986। अगला क्वेश्चन है, गतला प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील जनजाति से संबंधित है गतला प्रथा। इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, शायद फॉरेस्ट में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनजातीय योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। इन्हें निवाड़ का भीमा नायक को निमाड़ का और रॉबिन हुड कहा जाता है, और तात्या भील जी को मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड ऐसा था जो साहूकारों से पैसा लेकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसलिए उनको उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये हमारे मुख्य जनजातीय व्यक्तित्व में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीमसेन देव किस जनजाति के आराध्य देव हैं? मैंने आपसे कल भी समझाया था कि जनजातियों से जुड़े हुए क्वेश्चन मध्य प्रदेश में अधिकतम पूछे जाते हैं, और अगर इन्हें हम सही कर लेते हैं तो हमारे पेपर में उत्तीर्ण होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा, भारिया। ये भीमसेन जी भारिया जनजाति के प्रमुख देव हैं। अगला क्वेश्चन है, बेगा जनजाति के कुल देवता कौन है? तो नारायण देव जी, ऑप्शन ए, बेगा जनजाति के कुल देवता हैं। अगला क्वेश्चन है 45, वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः का उद्देश्य के लिए बना था? किस उद्देश्य के लिए बना था? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि जब यूपीए 2005 के बाद 3 एक्ट लेके आए थे। एक तो मनरेगा एक्ट आया था, मनरेगा वाला आरटीआई एक्ट आया था, और उसके बाद में वन अधिकार संरक्षण अधिनियम लेके आया गया था यूपीए प्रथम के कार्यकाल में। ठीक है, तो उसमें मुख्य रूप से जनजातियों का जो अधिकार है, उन्हें कितनी भूमि दी जाएगी, वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, तो मुख्य रूप से एसटी समुदाय से जुड़े हुए उनके परंपरागत अधिकार, क्योंकि उनके पूर्वज कई समय से वहाँ पर रह रहे थे, तो उससे जुड़ा हुआ ये अधिनियम लेके आया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करेंगे कि सारणी विद्युत केंद्र मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो यह सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह बैतूल में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47, इसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सिंगरौली, और जो ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन अगर इसमें सुहागपुर दिया होता तो वो उसका आंसर वही होता, और सबसे छोटा क्षेत्र है उमरिया। ठीक है, तो आप इसको आप याद रखना। 48 का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन के लिए त्रोडी तमतमा, जो ये खदानें हैं, वो कहाँ अवस्थित हैं? तो ये कोई भी बुक में दिया हुआ है, एमपी की कोई बुक हो तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया हो तो ये बालाघाट में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 25 अगस्त 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। जब हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ कुछ पावर प्लांटों की स्थापना के लिए इंदिरा गांधी आई थी, तो उसी को इसी से याद रखना कि 1982 में 25 अगस्त को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन बी सबसे छोटा राजमार्ग है, और सबसे बड़ा राजमार्ग और नेशनल हाईवे 46 है, सेकंड नंबर का 44 है, जबकि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है। ठीक है, और हम एक और चर्चा करेंगे अगले कुछ चीज़ों से। आने वाली वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के जो पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
जो कि 2025, 2024, 2023 प्रीवियस के 5 से 10 साल के मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको सटीक एक रणनीति बताऊँगा कि हमें किस प्रकार से प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए, जिससे हम 26 अप्रैल को अपने एग्ज़ाम को पास करें। मैं अपने बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कि मैं एमपीपीएससी के चार चार सिविल के मेंस दे चुका हूँ, 2 फॉरेस्ट के मेंस दे चुका हूँ। फॉरेस्ट के मेंस मैंने 22 और 23 में दिए थे, जो मुख्य रूप से मैंने 2 पोस्टों के लिए दिए थे, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। इसके अलावा मैं यूपी में 2018 और 19 की मुख्य परीक्षा भी लिख चुका हूँ। साथ में आरएएस का मेंस भी लिख चुका हूँ। साथ में मैं यूजीसी द्वारा नेट का एग्ज़ाम होता है, मैं हिस्ट्री से नेट क्वालिफाइड हूँ। इसलिए आप मुझ पर भरोसा रखिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको एमपीपीएससी 26 अप्रैल के लिए सटीक तैयारी कराऊंगा और आपके छोटे से छोटे टॉपिक को अच्छे से इस चैनल पर सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।